अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इस प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि समेशन y माइनस वाई बार इक्वल टू ज़ीरो होता है। सेकंड नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सैम्पल्स हों तो उनका कंबाइंड मीन कैसे फाइंड करना है। कंबाइंड मीन फाइंड करने के लिए आपने हर सैम्पल का साइज़ ये जितना भी आपको डाटा दिया जाएगा उसमें जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगी वो फर्स्ट सैम्पल के लिए n1 होंगी और उस सैम्पल का मीन कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा वो y बार 1 होगा। इसी तरह सेकंड सैम्पल का साइज़ n2 और उसका मीन y बार 2 एंड सो ऑन n के केथ सैम्पल का साइज़ और केथ सैम्पल का मीन डिवाइडेड बाय वो जितने भी सैम्पल्स आपके पास हैं उन सब के साइजेस नीचे आपने ऐड कर लेने हैं। तो ये आपके पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं कि कैसे लिखना है सम में, तो ये उसी तरह शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो इस तरह से कंबाइंड मीन फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, दो सैम्पल्स हैं यहाँ पर। पहले सैम्पल का मीन 3 है और उसका साइज़ भी 3 है। सेकंड सैम्पल का मीन 4 है और उसका साइज़ 2 है। देन y बार c इज़ गिवन बाय, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। दो सैम्पल्स के लिए जितने सैम्पल्स आपके पास होंगे आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास y ऑब्जर्वेशंस हों, आप उनमें से उनका मीन माइनस करें, फिर उसका स्क्वायर ले लें और उस स्क्वायर्ड कॉलम का आप सम करें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसी भी अदर डेविएशन से ली गई वैल्यू से छोटी होगी। डेविएशन जो आपके पास यहाँ मीन से आएगी वो छोटी होगी उन सब से अगर जो कि आप मीन के अलावा यहाँ पे किसी नंबर से लेंगे। सपोज़ हम यहाँ y ऑब्जर्वेशंस का मीन नहीं, उसका कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 10, 20, 30 या 40 कुछ भी, तो उसमें से ऑब्जर्वेशंस को माइनस करके स्क्वायर करके सम करके जो वैल्यू आएगी वो, और जो मीन में से माइनस करके स्क्वायर करके सम करके वैल्यू आएगी वो, उनको अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी। इसका मिनिमम होने का मतलब ये है। बस आपने इतनी ही करनी है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होने का मतलब ये है कि जो आपको डाटा दिया जाए उसमें आप कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस करें तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। सपोज़ वाई ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं, आप उनमें कोई भी नंबर ऐड करें। सपोज़ 10 जो है वो नंबर मैं ऐड कर लेती हूँ या फिर माइनस कर देती हूँ, तो वो चेंज ऑफ ओरिजिन होगा। यही इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। इफ़ कांस्टेंट ए इज़ एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन y1 टू सॉन yn हैविंग मीन y बार ये ऑब्जर्वेशन है जिनमें कोई ए कांस्टेंट ऐड किया गया है, उनका मीन अगर इन ऑब्जर्वेशन का मीन y बार है तो देन मीन इज़ इंक्रीज्ड बाय दैट कांस्टेंट। तो अब जो नया कॉलम बनेगा जिसमें हमने इन सारी ऑब्जर्वेशन में ये ए कांस्टेंट प्लस किया होगा, उसका मीन क्या होगा? वो कह रहे हैं कि उसका मीन जो है वो इंक्रीज्ड बाय दैट कांस्टेंट होगा। कि अगर पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीन y बार था तो कांस्टेंट ऐड करने के बाद जो मीन आएगा वो a प्लस वाई बार होगा। By adding a to all the observations we have कि a plus y1, a plus y2 and so on a, तो उसका जो मीन होगा वुड बी a प्लस वाई बार। ठीक है, ये सारा एग्जांपल दी हुई कि अगर a 10 आप ऐड करते हैं तो 10 प्लस वाई बार जो है वो उस नए डाटा का मीन होगा। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड कर लेते हैं तो 10 प्लस वाई बार नए डाटा का मीन होगा। और इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं हर ऑब्जर्वेशन में से y, तो फिर उसका जो आंसर होगा मीन का वो y बार माइनस a होगा। नेक्स्ट है
द मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। मीन जो है वो चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। चेंज ऑफ स्केल क्या है कि अगर आप जो वाई ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको डाटा ओरिजिनल दिया गया है, उसके साथ अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन के साथ कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो वो चेंज ऑफ स्केल है। तो इसी तरह ये है कि अगर वाई ऑब्जर्वेशंस आपको दी जाएँ 1 से लेकर n तक, उनका मीन अगर वाई बार हो, तो फिर मीन जो है वो नया जो आप बनाएंगे कॉलम, उसमें क्या करेंगे कि इन तमाम ऑब्जर्वेशन के साथ कोई भी कांस्टेंट ए जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे AY1 AY2 एंड सो ऑन AYN। तो फिर उसका मीन क्या होगा, नए कॉलम का जो मीन होगा वो A मल्टीप्लाई वाई बार होगा। वाई बार ओरिजिनल डाटा का मीन है और ए वो कांस्टेंट। तो डायरेक्ट भी आपको आंसर पता चल सकता है इस प्रॉपर्टी से कि अगर आप नए कॉलम का मीन ना निकालें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए इंटू वाई बार नए कॉलम का मीन होगा। इसी तरह अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वहाँ पर भी वाई बार ओवर आप ए करेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग और शॉर्टकट मेथड। अब ये कि अगर आपको ऑब्जर्वेशंस बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी जाएं तो उनकी कैलकुलेशन को सिंपल और इजी करने के लिए शॉर्टकट मेथड्स यूज़ होते हैं। अब उसमें हम ये करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट हम ये देखें जिसमें लिखा हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन होगा। अब डी क्या है, डी वाई माइनस ए है। वाई जो है वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको दी जाएंगी कॉलम, और ए क्या है, वो कांस्टेंट है जो कि आप इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हो जाएं। तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो डेटा में से भी आप ले सकते हैं और कोई खुद से भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर ग्रुप डेटा दिया गया होगा तो शॉर्टकट मेथड कैसे लगेगा, आपने जो फॉर्मूला है उसमें जहाँ पर समीशन डी ओवर एन था, अब समीशन एफ इंटू डी ओवर एन की जगह पर समीशन एफ आ जाएगा। इसी तरह एक यू का फॉर्मूला है। यू का फॉर्मूला ये होता है कि आपने पहले यू लेना है, यू कैलकुलेट करना है और ऑब्जर्वेशंस में से कांस्टेंट माइनस करना है और कोई कांस्टेंट डिवाइड करना है ताकि वैल्यूज़ और भी छोटी हो जाएं। तो ये अगर इस टाइप का अगर आप डेविएशन इस टाइप की लेते हैं तो फिर उस पर उसका फॉर्मूला मीन के लिए ये होगा ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। एच वो है जो नंबर आपने डिवाइड किया है। तो ग्रुप डेटा के लिए ये यूज़ किया जाता है। एच जो है वो इंटरवल है जो कि क्लासेस के दरमियान होगा। एग्जाम्पल देखें, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द डेटा ऑफ एग्जाम्पल 3.1 एंड 2। ये जो पीछे की गई एग्जाम्पल्स हैं ये वो हैं। बाय शॉर्टकट मेथड टेकिंग 90 एज एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। अब देखिए वाई ऑब्जर्वेशंस हैं 87 टू 98। यहाँ पर आपने शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हमें कोई कांस्टेंट माइनस करना है। आप वो नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, और ख़ुद से भी आप माइनस कर सकते हैं। तो मकसद ये होता है कि आपने वैल्यूज़ को छोटा करना है। तो यहाँ पर 90 ले लिया गया है, आपका आंसर सेम आएगा आप कोई भी नंबर ले लेंगे तो इसका सम जो है जब आप माइनस कर लेंगे तो अब इसका सम करना बहुत आसान हो गया। 2 सम आ गया है। अब फॉर्मूला क्या होगा, जो कांस्टेंट आपने माइनस किया था वो ऐड कर दें, ए प्लस समीशन डी। समीशन डी ये वाला कॉलम है, इसका सम डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ग्रुप डेटा के लिए भी इसी तरह कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स हैं उससे सबसे पहले वाई बनाएंगे, एफ आपको गिवन होगा, डी बनाएंगे, वाई ऑब्जर्वेशंस में से आपने 98 माइनस कर दिया। उसके बाद अब क्योंकि ग्रुप्ड डाटा है तो डी के कॉलम को एफ से भी मल्टीप्लाई करना है, एफ डी, और फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। तो एफ डी वाले कॉलम का आपने सम करना है और डिवाइड करना है समीशन एफ यानी 30 पे, और कांस्टेंट 98 माइनस किया था वो ऐड करना है, तो मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ये इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
सबसे पहले ये है कि ये एक मैथमेटिकल फार्मूला से इसको डिफ़ाइन किया गया है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, वेरी सिंपल फार्मूला है, सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना आसान है। उसके बाद ये तमाम वैल्यूज़ पर बेस करता है, यानी जितनी भी आपको वाई ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं जब आप कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन, तो वो सब यूज़ होती हैं। इट इज़ स्टेबल स्टेटिस्टिक इन रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट। स्टेटिस्टिक आपने पढ़ा किसको कहते हैं, सैम्पल से कैलकुलेट होने वाली वैल्यू को स्टेटिस्टिक कहते हैं। तो ये स्टेबल रहती है, मीन्स कि अगर आप एक ही पॉपुलेशन से बार बार सैंपल लेते हैं तो उसमें हर सैंपल से कैलकुलेट, जब आप हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता हर सैंपल पे मीन की वैल्यू में, तो इसलिए इसको कहा है कि ये स्टेबल स्टेटिस्टिक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैन बी फाउंड इफ़ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नॉन। ये आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि अगर आपके पास समेशन वाई हो और अगर आपके पास मीन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो आप सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इसके क्या हैं कि बहुत सेंसिटिव है ये टू एनी मार्क डिपार्चर फ्रॉम द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर जो डाटा की शेप बन रही है, आपने ग्राफ बनाने सीखे हैं, तो डाटा की शेप अगर नॉर्मल बन रही है तो फिर तो इसके रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे, बट अगर डाटा की शेप नॉर्मल नहीं है, सिक्यूर्ड है, तो फिर इसका जो रिज़ल्ट हैं वो बेहतर नहीं होंगे। रिज़ल्ट जो है वो ये मिसलीडिंग रिज़ल्ट देगा। इट गिव्स फैलेसीज एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स व्हेन देयर इज़ टू मच वेरिएशन इन डाटा। और मिसलीडिंग रिज़ल्ट इस सूरत में भी हो गए अगर वैल्यूज़ के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर डाटा जो है उसमें सारी ऑब्जर्वेशन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक जैसी हैं, लेकिन अगर उनमें कोई बहुत डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ जाती है, सपोज़ आपके पास सारी ऑब्जर्वेशंस 60 से लेकर 90 तक हैं, तो आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन एक 2 आ जाती है या फिर 500 आ जाती है, 200 आ जाती है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू डाटा में आ जाती है तो इसका रिज़ल्ट बेहतर नहीं आता, यानी ये बहुत ग्रेटली अफेक्ट होता है, उससे चेंज हो जाता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। आपने ओपन एंड क्लासेस पढ़ी हैं जिनकी जो है वो एंड्स नहीं दिए होते स्टार्ट में, और एंड पे जो क्लास है उसकी वैल्यू नहीं दी गई होती, लिमिट पूरी नहीं होती। तो ऐसी सूरत में भी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहाँ से वाई कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वेटेड मीन। Arithmetic mean is used when all the observations are given equal importance. Arithmetic mean आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब तमाम observations equal importance की हों, but there are certain situations in which the different observations get different weights. अगर observations को weight different दिया गया हो तो importance जो है वो उनकी मुख्तलिफ हो values की, तो उसमें क्या होगा कि अरिथमेटिक मीन यूज़ नहीं होगा, वेटेड मीन यूज़ होगा। तो सिंपल होगा ये, जैसे ग्रुप डाटा आपके पास होता है, आप हर ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। हर क्लास की आप पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके साथ एफ़ को मल्टीप्लाई करते हैं, देन सम करते हैं। तो इसमें भी यही होगा, वेट्स होंगे, हर ऑब्जर्वेशन के अलग अलग वेट्स होंगे। आप पहले वेट्स को उन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ जितने भी वेट्स हैं उन सब के सम पर, तो वेटेड मीन आ जाएगा। ठीक है, W1 Y1 प्लस W2 Y2 सॉन WN YN, जैसे आप F1 Y1 F2 Y2 एंड सॉन FK YK करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वेट्स हैं, और डिवाइज़र में क्या होगा, इन वेट्स का सम होगा, समेशन YI समेशन WI YI ओवर समेशन WI। नेक्स्ट एग्जांपल है वेटेड मीन की, कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपको डेटा गिवन है, फॉलोइंग डेटा इज़ अबाउट द परसेंटेज किल एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स WI यूज्ड इन अ स्टडी। द इंटरेस्ट इज़ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ परसेंटेज किल। वाई है, वेट्स हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है कि हर वेट को वाई से मल्टीप्लाई करना है और सम करके वेट पे आपने वेटेड मीन निकाल लेना है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean is useful measure for central tendency for positive values. Geometric mean पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही यूज़ हो सकता है।
इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग रेट्स एंड रेशोज़ में अगर आपको डाटा दिया गया है, फिर आप अरिथमेटिक मीन के ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू एवरेज फाइंड करेंगे. इट मे बी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेशो स्केल डाटा. रेशो स्केल डाटा के लिए ये ज़्यादा मुनासिब है. ज्योमेट्रिक मीन उस वक्त यूज़फुल है जब डाटा इस टाइप का हो, ग्रोथ रेट हो, पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट, और सैलरी के इंक्रीज़, सैलरी का जो इंक्रीज़ होती है उसकी परसेंटेज, या फिर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ये इसका ताल्लुक जो है वो ऐसे डाटा के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं जिसमें ग्रोथ रेट्स पाए जाते हों. वो पॉपुलेशन की हो, या ह्यूमन बींग्स की हो, या फिर इंटरेस्ट की हो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल बिजनेस में जितने फाइनेंस मैटर्स में, या फिर बिजनेस में जितने भी ग्रोथ रेट में चीज़ें आ जाती हैं, उन सब में ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होगा. तो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के दो फार्मूलाज हैं. एक ये बेसिक डेफिनेशन है. इसमें क्या है कि जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लें और उनका nth रूट ले लें. सपोज़ अगर आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो y1 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई y3 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3. ठीक है, इसी तरह अगर 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 1/4, और अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं तो 1/n पावर हो जाएगी. और दूसरा फार्मूला इसका लॉग का फार्मूला है कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का आपने लॉग लेना है. log 1 प्लस log 2 सॉन प्लस log n, और उन सब का आपने सम कर लेना है. समेशन log yi. ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन का लॉग लिया, फिर उस कॉलम लॉग वाले कॉलम को सम किया, और फिर डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे. सपोज़ अगर 10 है तो 10 पे डिवाइड कर दिया. तो उसके बाद आपने उसका एंटी लॉग लेना है. जो आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली है, सम करके लॉग लेके सम करके डिवाइड करके एन पे, तो जो आपके पास वैल्यू आई है उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. तो ये सब जो है वो कैलकुलेटर पे हो जाएगा. आपको किसी टेबल की ज़रूरत नहीं है इसके लिए. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर ग्रुप डाटा दिया गया है. ग्रुप डाटा में भी इसी तरह करना है कि अगर ग्रुप डाटा को मोस्टली जो है वो ज़्यादा मोस्टली हम ये करते हैं कि इसको लॉग वाले फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं. इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसी फार्मूले से इसको सॉल्व किया जाता है. इस तमाम वैल्यूज़ का लॉग ले लेना है, फिर हर वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सम कर लेना है, डिवाइड कर देना है. एन का मतलब यहाँ पर ग्रुप डाटा में समेशन एफ ही होता है. समेशन एफ पे डिवाइड करके और इस वैल्यू का फिर आपने एंटी लॉग ले लेना है तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. एग्जाम्पल देखिए 3.5. कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स. 8 एनिमल्स के वेट में परसेंटेज चेंज दी गई है. तो अब आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. दो आपके पास मेथड्स हैं, या तो इन सब को मल्टीप्लाई करके इनकी पावर जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी पावर 1 के ओवर में ले लें. ठीक है, इन्वर्स में, या फिर जो है वो तमाम ऑब्जर्वेशंस का एक एक करके लॉग ले लें. log 45, log 30, log 35, और इन सब को आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ ले लेनी है और इन सब को प्लस कर लेना है. 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 पे डिवाइड कर दें. एंड नेक्स्ट 1.5705 आया है, इसका एंटी लॉग ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन. बेसिक डेफिनेशन वही फॉर्मूला है जो कि मल्टीप्लिकेशन का है. अब इसमें इन तमाम वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी 1 के ओवर में उतनी पावर ले लेनी है आपने. 5 वैल्यूज़ हैं तो 1/5 इसकी पावर हो जाएगी. पहले आपने कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है. उसके बाद इसकी पावर 1/5 को आपने कैलकुलेट करना है 1/5 कितना होता है. उसके बाद इस
वैल्यू की पावर जो आपके पास आएगा आपने वो ले लेनी है, ठीक है। 0.2 आ जाएगा तो आपने 0.2 इसकी पावर ले लेनी है, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ग्रुप डेटा ऑन इंसेक्ट ग्रोथ दिया गया है। फ्रीक्वेंसीज आपको दी जाएंगी, इतना डेटा दिया जाएगा, क्लास बाउंड्रीज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आपने क्या फाइंड करना है, इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए आपके पास y होना चाहिए, तो इनकी मिडल वैल्यू आपने ले लेनी है, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरह से y कैलकुलेट हो जाएगा। अब हर वैल्यू का आपने लॉग लेना है, log 2, log 6, log 10, log 14, तो ये आपने यहाँ लिखते जाना है। अब आपने क्या करना है कि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0.3010, 5 × 0.7782, जैसे आप ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए करते हैं, सेम फॉर्मूला है, सेम पैटर्न पे आपने करना है, ठीक है। तो अब ये f log yi आ जाएगा, तो इसका आपने सम ले लेना है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि समेशन f log yi डिवाइडेड बाय समेशन f और बाहर फिर एंटी लॉग, ये इस कॉलम का सम है, तो डिवाइड कर देना है समेशन f पर 34 और फिर उसका एंटी लॉग लेने के बाद 11.6329 ज्योमेट्रिक मीन है। नेक्स्ट एग्जांपल 3.8, आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये कहा जाएगा कि एवरेज फाइंड करें, ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। कह भी कुछ क्वेश्चंस में कह भी दिया जाता है, लेकिन आपने ये देखना है कि किस टाइप का डाटा है, इसमें कौन सी एवरेज लगानी है। अब ये परसेंटेज चेंज है 20%, ये सैलरी के बारे में, सैलरी की एग्जांपल है, ठीक है, कि फ़र्स्ट ईयर में इतनी इंक्रीज़ हुई, सेकंड में इतनी एंड सो ऑन, तो उसकी एवरेज फाइंड करें, ठीक है। तो अब आपने ऐसे डाटा में ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस एंड फर्दर राइज ऑफ 20%, 25% एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर। The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year, to what annual percentage increase in this equivalent? तो एनुअली फिर कितनी उसकी इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इनिशियल सैलरी नहीं दी गई, तो आप सपोज़ कर लेंगे कि वो 100 है, ठीक है। तो पहले साल के बाद उसकी 10% इंक्रीज़ हुई है, तो 10 + 100 110। आफ्टर सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसकी इंक्रीज़ हुई है 20%, तो 10 + 20 120। और थर्ड ईयर के एंड पे जो इंक्रीज़ है वो 25% थी, तो 10 + 25 125। अभी आपने ये 100 लिया है, ठीक है। ये सब भी परसेंटेजेस में हैं, 10%, 20%, 25%। आपको एंड पे जो आंसर आएगा उसको भी परसेंटेज में देना है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को जो आई हैं उनको ज्योमेट्रिक मीन उनका फाइंड कर लेना है। लॉग से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और पावर उनकी 3 वैल्यूज़ हैं, तो 1/3 आ जाएगी। 118.16 एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ क्या आ जाएगा, 118.16 को आपने माइनस कर देना है 100 में से, जो आपने इनिशियल सैलरी उसकी सपोज़ की थी, तो 18.16% एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड की एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ वर्किंग ओरिजिन। इफ़ d = y - 18, फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आपको d कैलकुलेट करके दे दिया गया है, कोई भी y ऑब्जर्वेशंस थी उनमें से 18 कांस्टेंट, 18 नंबर जो है वो माइनस किया गया, तो d आ गया -12, -8, -4, 0 एंड सो ऑन। f दिया गया है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। अब अरिथमेटिक मीन आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप डाटा क्या है,
ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो एफ और डी को आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके समेशन एफ पे और ए कांस्टेंट यानी ए क्या है 18 है ऐड करके निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, लेकिन आप इन वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। तो आप फिर उसके बाद आप इसको y में पहले कन्वर्ट करेंगे। y में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि 18 जो कांस्टेंट माइनस किया था वो आपने प्लस करना है। आप 18 को इधर लेकर आएंगे तो d प्लस 18 हो जाएगा और इधर y रह जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा d प्लस 18। तो यही आपने करना है तो आपके पास y बनता जाएगा, ठीक है। आप पहली वैल्यू ऐड करेंगे, d की क्या है -12 प्लस 18 6 -8 प्लस 18 10 -4 प्लस 18 14, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह y आपने जनरेट कर लेना है। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड जो है वो आप y वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, y बार इज इक्वल टू समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ। तो इस कॉलम का आपने सम करके समेशन एफ पर डिवाइड किया तो अरिथमेटिक मीन आ गया। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको इन y ऑब्जर्वेशंस का लॉग लेना होगा और फिर लॉग को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपके पास जो आंसर आएगा, सम आएगा, उसको आपने 80 पर डिवाइड करना है और फिर उसका एंटी लॉग ले लेना है, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन की आपने कंबाइंड मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास के सेट्स हों जिनमें हर एक में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए हों और उनके ज्योमेट्रिक मीन दिए हों तो फिर कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन जी कॉम कहलाएगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एन आई लॉग आई। हर एन को उसके लॉग आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर से उसका सम ले लेना है और डिवाइड कर देना है सम ऑफ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पर, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर दो सेट्स हों आपके पास और हर एक में पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस हों, एक सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो y1 से yn हों, उनका ज्योमेट्रिक मीन g1 हो और दूसरा सेट x1 से xn हो, उनका ज्योमेट्रिक मीन g2 हो, तो ज्योमेट्रिक मीन देन द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द रेशो z इज इक्वल टू y ओवर x। तो एक नया वेरिएबल हो जो कि जिसको हमने रेशो ले लेनी है इन दो सैम्पल्स की y ओवर x की, तो इज़ द रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अगर इनकी जो है वो रेशो ली है तो इनके ज्योमेट्रिक ये इक्वल होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन्स की रेशो के भी, तो इनके ज्योमेट्रिक मीन्स की रेशो भी आएगी g इज इक्वल टू g1 ओवर g2। ये इतनी ही करनी है। उसके बाद मेरिट्स हैं ज्योमेट्रिक मीन के एंड डी मेरिट्स हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, ये वही है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस पर बेस भी करता है, मैथमेटिकल डेवलपमेंट भी के कैपेबल भी है। उसके बाद इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर्ड विद द मीन। आपने पढ़ा था कि मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है लेकिन ये लेस अफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मीन। डीमेरिट्स में क्या है कि ये ज़ीरो हो जाता है अगर कोई एक भी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो हो, लॉग ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ज़ीरो अगर आप दूसरे फार्मूले से भी करती हैं जिसमें जो बेसिक डेफिनेशन जिसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर आप उससे भी करें तो फिर भी ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो सब ज़ीरो ही हो जाता है। तो इसलिए अगर डाटा में कोई ज़ीरो ऑब्जर्वेशन आ गई है या नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ गई है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। और दूसरी यही बात बताई गई है अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज़ ये इमेजनरी है नेगेटिव वैल्यूज़ के, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। द हार्मोनिक मीन इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद एवरेजेस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ रेट्स एंड रेशोज़। हार्मोनिक मीन ऐसे डाटा के लिए यूज़ होता है जहाँ